ये जान लें कि सुबह 10 से 11 के बीच में हर बड़ी खबरों पर हम जाएंगे। हम आपको बताएंगे कि कोरोना की खबरों में कोरोना के संक्रमण में किस तरह का रिकॉर्ड उछाल आया है। हम वापस लौट करके आएंगे प्रॉपर रिसर्च के साथ में, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत आज की 3 बड़ी खबरों के साथ। देश आज अंदर और बाहर कोरोना और सीमा पर चीन से तनाव जैसे 2 बड़े मोर्चों पर लड़ रहा है। इन सभी के बीच राजनीतिक गलियारों में भी काफी उथल पुथल मची है। 14 दिन पहले राजस्थान में उठा सियासी बवंडर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ऐसे में आज दिन भर हमारी नजर देश की 3 बड़ी खबरों पर रहेगी। पहली खबर, तमाम सैन्य और कूटनीतिक वार्ता के बावजूद एलएसी पर चीन हटने को तैयार नहीं है। दूसरी खबर यह है कि देश में 24 घंटे में रिकॉर्ड 45,000 नए केस डराने लगे हैं। तीसरी खबर, राजस्थान विधानसभा स्पीकर की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अब से कुछ ही देर के बाद यानी 1 घंटे के बाद में सुनवाई होनी है। इन तीनों ही बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे साथ में एक बड़ा पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन शुरुआत इन तीनों में से ही जो सबसे बड़ी खबर है उसके साथ में करते हैं। आगे बढ़ते हुए इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यह है कि एलएसी पर चीन की साजिश बरकरार है और चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। पूर्वी लद्दाख से लगे हुए जितने भी इलाके हैं वहां पर चीन लगातार अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। तनाव वाले इलाकों से पीछे हटने को तैयार नहीं है चीन। पूर्वी लद्दाख में तैनात हैं चीन के 40,000 जवान। एयर डिफेंस सिस्टम, हथियार और तोपों की तैनाती की गई है और मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनलों के जरिए कई दौर की बातचीत। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के दखल के बावजूद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव कम करने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसके अलावा चीन की पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 40,000 जवानों की तैनाती पूर्वी लद्दाख सेक्टर में अभी भी जारी है। पूर्वी लद्दाख सेक्टर के विवाद वाले इलाकों से चीन की सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। चीन पिछले दिनों ही बातचीत में हुए समझौतों को भी मान नहीं रहा। इसके अलावा इन इलाकों में करीब 40,000 सैनिकों की तैनाती की गई है। यहाँ चीन का एयर डिफेंस सिस्टम, बख्तरबंद गाड़ियां, बड़े हथियार, लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपें मौजूद हैं। गोगरा और हॉट स्प्रिंग में कंस्ट्रक्शन चीन की तरफ से किया गया है। पिछले हफ्ते दोनों सेनाओं के कमांडरों की बातचीत के बावजूद ग्राउंड पोजीशन बदली नहीं। फिंगर 5 एरिया से चीन के जवान पीछे नहीं हटना चाहते। सिरिजैप में अपनी पुरानी लोकेशन पर पहुंच गए हैं। चीन के सैनिक यहां पर एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाना चाहते हैं। हॉट स्प्रिंग गोगरा पोस्ट के इलाके में काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन खड़ा कर दिया गया है। चीन का तर्क यह है अगर उसकी सेना पीछे हटी तो गोगरा और हॉट स्प्रिंग में भारतीय सेना को पीएलए पर बढ़त हासिल करने वाली ऊंची पोजीशन हासिल हो जाएगी। तो अभी की यह बड़ी खबर है। हम अपने एक बार टच स्क्रीन स्टूडियो चलते हैं। अपने टच स्क्रीन स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं। पूरी खबर क्या है आप टच पैनल के जरिए एक बार समझें बहुत तेजी के साथ में कि चीन की पूर्वी लद्दाख से लगी हुई जो सीमा है वहां पर किस तरह से साजिश लगातार बरकरार है। यहां पर ग्राफिक को गिराया जाए ताकि हम ये देख सके। ग्राफिक गिराएं तुरंत यहां पर। हाँ, एलएसी पर चीन की साजिश क्या है। फिंगर 5 एरिया से चीनी सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है, यानी पेंगोंग से अभी भी चीनी सेना पीछे नहीं हट रही है और लगातार वहां पर आर्म फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया जा रहा है। चेंज ओवर करें, बदलें इसे बहुत तेजी के साथ में बदलें। फिंगर 5 एरिया से चीनी सेना पीछे नहीं हट रही। फिंगर 5 पर चीनी सेना ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाने की तैयारी में है, यानी चाइनीज सेना यह चाहती है कि फिंगर 5 पर एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाया जाए और इसी के जरिए भारत के मुख्तलिफ इलाकों में नजर किसी भी तरह से गाड़ करके रखी जाए। अगला, हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट पर चीनी सेना ने कंस्ट्रक्शन खड़ा कर दिया है और यह कंस्ट्रक्शन सैटेलाइट इमेज के जरिए एक के बाद एक पता चल रहा है। चीन ने 40,000 सैनिकों की एडिशनल फौज खड़ी की है, यानी एलएसी पर चीन लगातार ये साजिश बरकरार किए हुए है। और एलएसी पर किस जगह पर यह साजिश चल रही है हम आपको बताएंगे। चीन ने एयर डिफेंस सिस्टम, बख्तरबंद गाड़ियां, बड़े हथियार और तोप तैनात किए हैं, यानी भारत पर दबाव बनाने की ये चीन की कोशिश है। यानी फिंगर 5 के एरिया में, हॉट स्प्रिंग एरिया में यानी गोगरा का जो इलाका है वहां पर और पेंगोंग झील के आसपास का जो इलाका है, हर जगह चीन पूर्वी लद्दाख में अपनी साजिश कर रहा है। लेकिन हम एक बार आपको इन्फोग्राफिक स्टूडियो अब लेकर के चलते हैं। इन्फोग्राफिक स्टूडियो में भारत की तैयारी क्या है अब एक बार आप ये देख लें। यहां पर इन्फोग्राफिक गिराए जाए ताकि हम ये समझ लें कि वार जोन में भारत के सुपर फाइटर किस तरीके से तैनात हैं और चीन ये ना सोचे बिल्कुल भी कि हम किसी भी तरह की कमजोरी दिखाएंगे। यहां पर इन्फोग्राफिक स्टूडियो में हमें दिखाया जाए, बहुत तेजी के साथ में दिखाएं भारत ने किस तरह से, हाँ, भारत के सुपर फाइटर हैं सुखोई 30 MKI, रशियन मेड फाइटर जेट है और इसकी जद में चीन के कई एयरबेस आते हैं। आगे आपको बताएंगे कौन कौन से एयरबेस चीन के, चाहे वो नागरी हो या फिर जो वेस्टर्न थिएटर कमांड के जितने भी होटान एयरबेस हैं, ये सब जद में आते हैं।
तेजी के साथ में मैं चाहूंगा कि बदलते रहें। सुखोई 30 MKI के अलावा जो भारत के और फाइटर जेट्स तैनात हैं, जगुआर को तैनात किया गया है। आपको याद होगा कि गलवान में झड़प के बाद किस तरह से जगुआर की डिप्लॉयमेंट की गई थी। मिराज 2000 जिसकी मारक क्षमता चीन ही नहीं, और चीन का यह कहना होता है कि भारत के पास अगर मिराज है तो उसके पास में चंगदू सीरीज के सुपर फाइटर्स हैं, लेकिन मिराज के आगे या फिर मिग के आगे या फिर जो अब रफाल आने वाला है उसके आगे चीन कहीं पर भी टिकता नहीं है। अपाचे की तैनाती की गई है। इसके अलावा चिनूक की तैनाती है। चिनूक एक ऐसा कैरियर एयरक्राफ्ट है, कैरियर फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसके जरिए बहुत भारी भारी जो टैंक्स होते हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर इनके डिप्लॉयमेंट की जाती है। स्पाई ड्रोन है, जो कि स्पाई ड्रोन है, और स्पाई ड्रोन के बारे में ये कहा जाता है कि ये चूंकि DRDO की तरफ से ये देसी में ड्रोन है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी मारक क्षमता जो है, चूंकि सर्विलांस करने की जो क्षमता है, ये पूरी तरह से पूर्वी लद्दाख के जितने भी इलाके हैं, चाहे गलवान का हो, देप्सांग का हो, दौलत बेग ओल्डी का इलाका, या फिर पूर्वी लद्दाख का जितना भी इलाका होता है, लेह से लेकर दुर्बुक से लेकर के दौलत बेग ओल्डी तक, शोक नदी से लेकर के गलवान नाले तक, इन सभी को अपनी जद में स्पाई ड्रोन रखता है। लेकिन क्या हमारे साथ में गेस्ट जुड़ गए हैं? विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ में जुड़े हैं, और मेरे सीनियर कोलीग रजत राकेश टंडन भी मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो से लाइव हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, पूर्वी लद्दाख से अगर चीन हटने को तैयार नहीं है, बार बार हमारी तरफ से यह कहा जा रहा है, चुशूल की बात हुई है, मोल्डो की बातचीत हुई है, डिप्लोमेटिक चैनल के टॉक्स भी चल रहे हैं, मिलिट्री लेवल टॉक्स भी चल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। चीन के लिए और किस तरीके का अग्रेशन भारत की तरफ से होना चाहिए, बताएं। तो ये बताएं, हमने इतनी बार कह दिया है कि हमने चीन को हटाना है अपनी जगह से, वो हमारे घर में घुसा हुआ है। हम अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ये दीवारों पे लिखा हुआ है कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, अब इनके ऊपर मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा। हाँ, अगर हम मिलिट्री एक्शन नहीं लेना चाहते तो दूसरी बात है, पर ये इस बीमारी का कोई और इलाज नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ, जब तक चीन को ठोकर नहीं लगेगी, चीन नहीं हटेगा। बातचीत से कभी चीन नहीं माना। आपने करके देख लिया, 6-7 मीटिंग हो गई है, मोल्डे चुशू सबकी बातें हो गई हैं। अब हम किस लिए वेट कर रहे हैं? हमको अपने से क्वेश्चन पूछना है। आप मेरे से क्वेश्चन जरूर पूछिए, और मैं तो पूछ रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि हम किस लिए वेट कर रहे हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, मैं आपको बताता हूं कि हम किस लिए वेट कर रहे हैं। टच पैनल स्टूडियो में मैं आपको लेकर के चलता हूं, चूंकि 4 दिन के बाद ही राफेल की पहली खेप आने वाली है, और राफेल की जद में चीन के कौन कौन से एयरबेस होने वाले हैं, हम आपको टच पैनल स्टूडियो में ले चल के दिखाते हैं। चलिए चलते हैं और लेकर के दिखाते हैं आपको। चूंकि राफेल की खेप आने वाली है, राफेल को स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। राफेल की जद में बड़ी बात यह है कि कहां कहां पर एक एक करके दिखाएं, जहां पर मैं कहूंगा उसे रोक करके रखिएगा। राफेल की जद में ड्रैगन रहेगा, और उत्तरी सीमा पर चूंकि राफेल के जरिए जितने भी पावर बेस हैं या फिर एयर बेस हैं, राफेल की जद में आने जा रहे हैं। चूंकि राफेल 4 दिन के बाद ही भारत आने वाला है, अंबाला एयरबेस पर उसकी डिप्लॉयमेंट होगी। हालांकि ये कॉन्फिडेंशियल जानकारी होती है। अंबाला से लेकर के ये नागरी एयरबेस है, जो कि चीन का एयरबेस है, 368 किलोमीटर की दूरी है, और कहते हैं कि राफेल की जद में ये नागरी एयरबेस पूरी तरह से होगा अगर अंबाला में डिप्लॉयमेंट होती है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें बहुत तेजी के साथ, बदलें। अब बदल करके आप देखते हैं, अंबाला से नागरी हम 368 किलोमीटर की दूरी दिखा रहे हैं, बदलें इसे, चेंज करें, क्योंकि हमने और बाकी भी एयरबेस की तैयारी की है। अब फर्ज कीजिए कि अगर श्रीनगर एयरबेस पर राफेल की डिप्लॉयमेंट हो जाती है, तो वहां से काशगर एयरबेस जो चीन का है 625 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी अगर अंबाला एयरबेस पर तैनाती होती है तो सीधे तौर पर नागरी एयरबेस जद में होगा राफेल के। श्रीनगर में अगर तैनाती होती है तो काशगर एयरबेस राफेल की जद में होगा, 625 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला दिखाएं, चेंज ओवर करें। लेह में अगर तैनाती होती है, यानी पूर्वी लद्दाख के इलाके में अगर तैनाती हो जाती है सीधे तौर पर राफेल की, तो नागरी एयरबेस 324 किलोमीटर की दूरी पर आ जाएगा। यानी जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है, जहां पर होटान एयरबेस है, जहां पर नागरी है, जहां पर काशगर है, लेह से काशगर की दूरी है 615 किलोमीटर की जद में। और इसीलिए चीन के बारे में यह कहा जा रहा है, लेह से होटान 384 किलोमीटर दूर है। लेह से एक मिनट रुक जाइए, लेह से होटान 384 किलोमीटर की दूरी पर है। और ऐसे में एक चीज समझनी जरूरी है, होटान के बारे में हम आगे आपको बताएंगे, क्योंकि होटान एक ऐसा एयरबेस है जो कि
वेस्टर्न थिएटर कमांड का सबसे बड़ा चीन का एयरबेस कहा जाता है। होटान के बारे में ये कहते हैं कि ये पैंगोंग से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, दिप्सांग से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, दौलत बेग ओल्डी से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और काराकोरम रेंज से लगभग 250 से 300 किलोमीटर की दूरी है होटान एयरबेस की। लेह से होटान 384 किलोमीटर अगर राफेल की जद में आएगा, तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि राफेल की जद में है ड्रैगन, उत्तरी सीमा पर राफेल है। अब आप आ जाइए नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर हाशिमारा में आप आते हैं ना, यानी नॉर्थ ईस्ट के इलाके में अगर डिप्लॉयमेंट होती है, तो हाशिमारा से शिंघास्ते 293 किलोमीटर, शिंघास्ते ये चीन का एयरबेस है। हाशिमारा ये हिंदुस्तानी एयरबेस, जहां पर ये कहा जा रहा है कि राफेल की डिप्लॉयमेंट हो सकती है। हालांकि हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल जानकारी लीक नहीं करेंगे, लेकिन आप ये जो 2 पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं ना, 293 किलोमीटर की दूरी जहां पर नजर आ रही है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अगर राफेल को यहां पर डिप्लॉय कर दिया गया तो आगे चेंज ओवर करें बहुत तेजी के साथ। अब हाशिमारा में ही अगर नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉयमेंट होती है तो 324 किलोमीटर की दूरी पर गोंगर है। मैं एक बार चाहूंगा कि इस लूप को बहुत तेजी के साथ एक बार फिर से दोहराया जाए, ताकि हम ये समझा सकें जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ में जुड़े हों। राफेल 3 दिन के बाद ही आने वाला है, तो ऐसे में राफेल को अगर अंबाला एयरबेस पर तैनात किया गया तो चीन का नागरी 368 किलोमीटर दूर राफेल की जद में, श्रीनगर में डिप्लॉयमेंट हुआ तो चीन का काशगढ़ 650 किलोमीटर दूर राफेल की जद में, लेह में अगर तैनाती हुई तो नागरी 324 किलोमीटर दूर यानी राफेल की जद में, लेह में ही लेह से काशगढ़ 615 किलोमीटर की दूरी यानी, और लेह से होटान 384 किलोमीटर की दूरी। अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ जाइए, बहुत तेजी में नॉर्थ ईस्ट की तरफ आइए। अब नॉर्थ ईस्ट में अगर हाशिमारा में राफेल की तैनाती होती है तो 293 किलोमीटर दूर शिंघास्ते, हाशिमारा में अगर तैनाती होती है हाशिमारा से गोंगर 324 किलोमीटर दूर, यानी पूरी तरह से वेस्टर्न थिएटर कमांड अगर राफेल आ जाता है तो भारत की जद में आ जाएगा। लेकिन आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, राफेल के मुकाबले पाकिस्तान का F-16 कहां पर खड़ा है, राफेल के मुकाबले चीन का चेंगडू कहां पर खड़ा है। यहां पर आप टच पैनल स्टूडियो में अगली जो कंपैरेटिव स्टडी है चेंज ओवर करके हमें दिखाया जाए मारक क्षमता के लिहाज से, राफेल वर्सेस पाकिस्तान का F-16 वर्सेस चीन का J-20। अब इन तीनों के बीच का अंतर आप समझ लें। एक तो हम आपको टेक्स्ट के जरिए दिखा भी रहे हैं, तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। राफेल फ्रांस के दसौं कंपनी से आ रहा है, हवा में 150 किलोमीटर जमीन पर और 300 किलोमीटर तक, हवा में 150 किलोमीटर और जमीन पर 300 किलोमीटर तक यह टारगेट को भेदने की क्षमता रखता है। पाकिस्तान का F-16 कहीं पर भी भारत के राफेल के आगे नहीं टिकता, और F-16 तो आपको याद ही होगा MiG-21 के जरिए हमने कैसे पाकिस्तान के F-16 को गिरा दिया था। अगर हमने MiG के जरिए या MiG सीरीज के जरिए पाकिस्तान के F-16 को गिराया था, तो फिर राफेल के आगे पाकिस्तान के F-16 कहीं पर भी नहीं टिकता है। अब चीन का J-20 आता है। चीन के J-20 के बारे में यह कहा जाता है कि 300 किलोमीटर तक मार करती है ये चीन की J-20, लेकिन राफेल के मुकाबले चीन का ये चेंगडू सीरीज का J-20 भी कहीं पर नहीं टिकता है। क्यों, ये भी जान ले आप। क्योंकि चीन की तकनीकी दक्षता के मामले में चीन को बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ कहा जाता है। चीन के बारे में यह कहा जाता है कि चीन राग ज्यादा लापता है, दिखावा ज्यादा करता है, लेकिन J-20 अभी भी चीन की स्क्वाड्रन में शामिल नहीं हुआ है, इंतजार अभी भी है। और बड़ी बात यह है कि चीन का मेड ये जो J-20 है ना, कोई भी देश पूछता नहीं। अगर वाकई में मारक क्षमता ज्यादा होती तो बाकी भी देश ये कहते हैं कि हमें भी चीन का बना हुआ J-20 फाइटर जेट चाहिए। तो ये भारत का राफेल है, पाकिस्तान का F-16, चीन का J-20 और भारत का राफेल, इन सभी से बहुत आगे निकल जाता है। आगे हम आपको दिखाएंगे मकरजाल और मकरजाल के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार रजत राकेश टंडन के पास जाना बेहद जरूरी है। रजत, इंडिया वर्सेस चीन, हम कहां पर खड़े हैं, कैसे? अच्छा, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी कुछ कहना चाहते हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी बोलें। रशीद, मैं बता रहा हूं, हमें राफेल का इंतजार की कोई जरूरत नहीं है। जो हमारे पास एयर एसेट्स है वो इन जो मेन 3 बेसिस हैं चाइनीज के, जो रेंज में है, जैसे चाइनीज आ सकते हैं, हम उनको नष्ट कर सकते हैं। एयरफोर्स के आने से हमारी धरती नहीं खाली होगी। जो धरती पेंगोंग में, डेप्सांग में और जो चाइना खाली नहीं कर रहा, उसके लिए आर्मी एक्शन की जरूरत होगी, सपोर्टेड बाय एयर एक्शन। टोटल एयर एक्शन अगर आप राफेल को लगाना हो, जमीन नहीं खाली करा पाएगा। हमारा पॉलिटिकल एम है जमीन को खाली कराना। क्वेश्चन वहां से स्टार्ट किया था आपने, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उसका आंसर चाहिए। हमको उसके लिए इमीडिएट मिलिट्री एक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। हमारी पूरी अटैक हेलीकॉप्टर, सुखोई, मिराज सब कंफर्टेबल हैं और सब केपेबल हैं। राफेल 4 जहाज आ जाएंगे, 5 जहाज वो भी लग जाएंगे। उसे पर इंतजार की नहीं है कि मुहूर्त निकलेगा कि जब ओके, ठीक है, इसीलिए मेजर जनरल SP सिन्हा, आपके पास भी हम चलते हैं।
मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमें ये बताएं कि पूर्वी लद्दाख में चीन बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पीएलए की संख्या लगातार बढ़ाता जा रहा है। 40,000 अतिरिक्त फौजी वहां पर तैनात लगातार किए जा रहे हैं और चीन अपनी ताकत का प्रदर्शन पूर्वी लद्दाख में करना चाहता है। एक ऐसे वक्त में जब भारत के प्रधानमंत्री लेह लद्दाख जा चुके हैं, रक्षा मंत्री जा चुके हैं, सीडीएस जा चुके हैं, सेना प्रमुख जा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके चीन मानने को तैयार नहीं है। चीन की ये प्रेशर टैक्टिक क्या है? क्या सिर्फ प्रेशर टैक्टिक है या चीन भी युद्ध की कोई तैयारी कर रहा है? देखिए, ऐसा है, पहले आपको चीन की जियो स्ट्रेटेजिक एम समझने की जरूरत है। और चीन की जियो स्ट्रेटेजिक एम क्या है? विस्तारवाद की पॉलिसी। एक पाम और 5 फिंगर पॉलिसी। पाम है तिब्बत और फिंगर्स हैं सिक्किम, भूटान, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। दूसरी जो स्ट्रेटजी है चीन की, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे। अब उसका सबूत मिलता है कि जब 30 जून को 12 घंटे बातचीत चली GOC 14 कोर के बीच में और उसके काउंटर पार्ट के बीच में, और 14 जुलाई को 11 घंटे चली, नतीजा क्या निकला? नतीजा कोई खास नहीं निकला, क्योंकि 2 किलोमीटर खाली नोशनल विड्रॉल किया है गलवान से। तो सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है चीन के परिप्रेक्ष्य में है, वो है ट्रस्ट डेफिसिट, विश्वास की कमी। चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, ये 15 और 16 जून की रात को चीन ने साबित कर दिया। ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चीन एक ही भाषा समझता है, वो है शक्ति प्रदर्शन। शक्ति के सामने वो झुकता है। और डोकलाम में उसने उसको डोकलाम का इशू जो है सामने हमारे, कि चीन कैसे घुटने टेका। अभी 42-44 दिन हो गए हैं, डोकलाम 73 डेज का मामला था। तो मेरी अपनी सोच है कि हमको अपने ट्रुप्स के डिप्लॉयमेंट में कोई कमी नहीं करनी है। हमने जो 3 एडिशनल डिविजन्स लगाए हैं वही रहे। हमने विंटर में भी अपना ट्रुप्स डिप्लॉयमेंट कम नहीं करना है। ट्रुप्स टू ग्राउंड जो डेंसिटी है उसमें कोई कमी नहीं करनी है। और जैसे इंडियन एयरफोर्स ने छबुआ से लेकर लेह तक पूरे एयर स्ट्रिप्स एक्टिवेट कर दिए हैं, जिस तरह से सुखोई 30 और MiG-29 एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, ऑपरेशंस का रिहर्सल कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूं कि रफाल आने से क्यों हमारे ऑपरेशनल एयरफोर्स के ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस में हीट आएगा, ठीक है, काट आएगी। क्यों? क्योंकि रफाल ही एक ऐसा एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट, जिसमें अच्छी तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल लोड हो सकता है। दूसरी बात है, इसकी जो कारगर रेंज है, जमीन पे नापिए तो जमीन पे नापिए तो ठीक है। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, ठीक है, दोबारा आपके पास में आते हैं। एक काम कर लेते हैं, एक बात, चीन की हिमाकत और हरकत तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन चीन किस तरह से पूरी दुनिया में मकर जाल में फंसा है, टच पैनल स्टूडियो एक बार फिर से हमें जाना पड़ेगा। क्योंकि चीन ये दिखाने की कोशिश जरूर करता है कि ड्रैगन के पास ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी चीन किस तरह से मकर जाल में फंसा है और इस मकर जाल में भारत की स्ट्रैटेजी क्या है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, ये चीन का झंडा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आपको नजर आ रहे हैं। शी जिनपिंग के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के साथ में, यानी भारत और रशिया के साथ में जिस तरह पिछले दिनों की डिफेंस डील हुई है, ये आपको याद ही है। ब्रिटेन ने किस तरह से चीन को घेरा है, यह बताने की अभी जरूरत नहीं है। क्वाड के साथ में भारत ने कैसी स्ट्रेटजी बनाई है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में भारत ने कैसे क्वाड वाली स्ट्रेटजी बनाई है, यह भी हम आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ में कैसी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, यह भी हम आपको लगातार बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि कनाडा का मतलब यह है कि जस्टिन ट्रूडो की तरफ से भी लगातार चीन पर प्रेशर बनाया जा रहा है। और अमेरिका ने तो अलग अलग बैन्स लगाए हैं। अमेरिका ने, आपको याद होगा, हांगकांग को लेकर के एक बैन, और हाँ, अमेरिका की एक ब्रेकिंग भी है, उसे भी तैयार करके रखें, क्योंकि अमेरिका ने एक चीनी दूतावास जो ह्यूस्टन में बंद किया है, यह भी यहां पर बताना बेहद जरूरी है। क्या हम ये ब्रेकिंग ले सकते हैं? पीसीआर बहुत तेजी के साथ में ब्रेकिंग डालें, क्योंकि ये मकर जाल है। चीन के लिए जो मकर जाल है, ये उसी की ब्रेकिंग न्यूज है। बहुत तेजी के साथ में टीवी स्क्रीन पर डालें ब्रेकिंग, क्योंकि अमेरिका ने जो ह्यूस्टन में चीनी दूतावास है, इसे बंद करने की बात कर दी है। ब्रेकिंग हमारी तैयार है, टीवी स्क्रीन पर उतारिए, टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग डाली जाए बहुत तेजी में। ह्यूस्टन में जो चीनी दूतावास बंद किया जा रहा है, अमेरिका ने 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है कि चीन पूरी तरह से अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। यही अगली इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है, आप देख सकते हैं। अभी अमेरिका ने चीनी दूतावास बंद करने का आदेश दिया है और अमेरिका ने यह कह दिया है ह्यूस्टन में चीनी दूतावास बंद हो जाना चाहिए। यह अमेरिका ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है।
अमेरिका ने चीन को 72 घंटे का यानी 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि 3 दिन के अंदर ही चीन बोरिया बिस्तर बांध ले। चीनी दूतावास बंद करने पर चीन ने बयान भी दिया है और चीन का जो रिएक्शन है उसमें चीन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अमेरिका दबाव बढ़ा करके ठीक नहीं कर रहा है, अमेरिका अभी भी तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब यहां पर मकर जाल डालें, मकर जाल के ग्राफिक डालें, अब मकर जाल दिखाएं क्योंकि इसी खबर के साथ जुड़ा हुआ मकर जाल है। अमेरिका ने किस तरह से घेरा है और कहा यह जा रहा है कि जो भारत की पूरी दुनिया में स्ट्रैटेजी है, जापान को साथ में लेना, रशिया को साथ में लेना, ब्रिटेन को, अमेरिका को, कनाडा को और ऑस्ट्रेलिया को साथ में लेकर के चीन इस वक्त एक मकर जाल में फंस गया है और इसी मकर जाल से निकलने की फिराक में चीन की कोशिश ये होती है कि पूर्वी लद्दाख के जरिए भारत पर दबाव बनाया जाए, क्योंकि बाकी जगह इतनी विस्तारवादी नीति चीन बहुत बार चला नहीं पाता, क्योंकि यहां पर बॉर्डर का इस तरह का संग्राम नहीं है जापान को छोड़ करके। चलते हैं अपने मेन स्टूडियो और रजत राकेश टंडन से मेरा एक सवाल होगा। रजत, चीन के इस मकर जाल में कितनी दूरी तक और किस बुरी तरह से चीन फंसा है और मकर जाल के पीछे भारत की स्ट्रैटेजी कितनी काम कर रही है? देखिए, जब जो कुछ हुआ एलएसी पर, उसके बाद भारत ने कोई ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक फ्रंट पे चीन को घेरने की कोशिश करी। राशिद, डिप्लोमेटिक लेवल्स पे भी दबाव बनाया गया। उसके बाद लगातार फॉरवर्ड मूवमेंट जो है वो एलएसी पर और जितनी भी सीमाएं हैं, लगातार हिंदुस्तान का फॉरवर्ड मूवमेंट चल रहा है। लगातार वहां जवान भेजे जा रहे हैं, आईटीबीपी भेजा जा रहा है, लद्दाख स्काउट्स भेजा जा रहा है, वहां कमांडोज की लगाई जा रही है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पैंगोंग के सामने और एलएसी के पास है, जैसा आपने बताया कि चीन ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, उससे बेहतर स्ट्रक्चर हिंदुस्तान बना रहा है, पहली बात। दूसरी जगह जो बातचीत होनी चाहिए बाउंड्रीज पर, मिलिट्री लेवल्स पर, वो भी चल रही है, डिप्लोमेटिक लेवल पर चल रही है। और जो बाकी देश हैं उन सबको हिंदुस्तान ने ऑन बोर्ड लिया है। इस घटना के बाद बकायदा सबको सूचना दी गई थी, प्रधानमंत्री की कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई थी। तो ये कहना कि हिंदुस्तान चुपचाप बैठा है, हिंदुस्तान चुपचाप नहीं बैठा है। राशिद, मैं 6 दिन लद्दाख विंग में कमांडर प्रफुल्ल बख्शी यही कहना चाहते हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी एक ऐसे वक्त में जबकि हम सीधे तौर पर युद्ध तो नहीं कर रहे, लेकिन पूरी दुनिया में हमने मकर जाल में घेर करके रखा हुआ है चीन को। हमने चीन को जो है जल थल नभ हर जगह घेर करके रखा है। इसकी स्ट्रेटजी वक्त वक्त पर हम दिखाते ही रहते हैं। तो ऐसे में आपको लगता नहीं कि सीधे युद्ध से कहीं ज्यादा मजबूत ये वाली स्थिति बनती है? मैं मानता हूं ये स्थिति बनती है मजबूत। हमें इनसे टाई अप करना चाहिए कि जब सी एक्शन स्टार्ट होगा हम अपना लैंड एक्शन स्टार्ट करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगले घंटे स्टार्ट कर दीजिए, पर मामला अभी 2-3 दिन का है और कितनी देर हम वेट करेंगे? ये हो सकता है कि हमें 1 हफ्ता लग जाए, हो सकता है 10 दिन लग जाए, कोई बात नहीं है। पर आंसर ये है कि लेह में मिलिट्री एक्शन होगा, लैंड एक्शन। जब तक लेह में मिलिट्री एक्शन होगा, आपका ये कहना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि लेह में मिलिट्री एक्शन होना चाहिए, लेकिन चीन क्या करता है ना, नहीं वापस लोगे तब तक मामला नहीं बनेगा। जर और जमीन ओके सर, ठीक है, ओके सर, ठीक है। लेकिन आपको हम ये दिखाते हैं चीन की होटान साजिश क्या है। एक बार फिर से अपने टच पैनल स्टूडियो चलना बहुत जरूरी है। उसके बाद मेजर जनरल एसपी सिन्हा, मैं आपके पास में आता हूं। टच पैनल चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि असल में चीन अब कर क्या रहा है। चीन जब मकर जाल में फंसा तो उसके बाद अब चीन क्या कर रहा है, अब ये देख लें आप। यहां पर जल्दी ग्राफिक इनपुट को स्टार्ट किया जाए। होटान में चीन क्या कर रहा है इसको दिखाएं, क्योंकि चीन की होटान में एक साजिश चल रही है। और होटान क्या है ये भी आपको हम दिखाते हैं। होटान एक ऐसा एयरबेस है, इसको यहीं पर रोक करके रखें आप। क्या है ना, होटान एक ऐसा एयरबेस है जो कि लेह से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, जो पैंगोंग से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, दिप्सांग से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इसका ज्योग्राफी आगे हम आपको दिखाएंगे। सैटेलाइट इमेजेस के जरिए ये पता चला है कि चीन ने यहां पर फाइटर जेट्स एक्स्ट्रा और एडिशनल तादाद में तैयार कर दिए हैं और उन्हें डिप्लॉय कर दिया है। ये डिप्लॉयमेंट जो है J-8II यानी J-8II की ये तैनाती की गई है, डिप्लॉयमेंट की गई है। और इसमें सैटेलाइट इमेजेस के जरिए ये भी नजर आ रहा है कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ में ये तैनाती की गई है। 6 मिसाइल भी अपलोड इसमें नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ये जेट फाइटर्स चीन के होटान एयरबेस पर नजर आ रहे हैं। और कहा यह जा रहा है ये जो एक्टिविटी है ना, ये यूं ही नहीं है या ये सामान्य एक्टिविटी नहीं है। होटान एयरबेस के बारे में और भी जानने के लिए चेंज ओवर करें ताकि हम होटान एयरबेस को अपने दर्शकों को हम समझा सकें। होटान एयरबेस पर ये चीन की बड़ी साजिश है, लेकिन चीन की होटान साजिश में क्यों हम ये कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू पर होटान एयरबेस बहुत ज्यादा मायने रखता है। हाँ, ये देखें आप। अब मैं क्यों ये कह रहा हूं, ये रहा होटान एयरबेस जो आपको गोल गोल घेरे में नजर आ रहा है। पूर्वी लद्दाख से बहुत ज्यादा दूर नहीं। और होटान एयरबेस की जद में भारत का कौन कौन सा इलाका आता है ये आप देखिए।
डिप्सांग का इलाका आता है, गलवान PP14 का इलाका आता है जहां पर फ्लैश पॉइंट यानी 15-16 जून की जो झड़प हुई थी। हॉट स्प्रिंग घोगरा का इलाका आता है, यह भी भूटान की ही जद में है। पेंगोंग और फिंगर एरिया और फिंगर 4 तक भी कहा यह जा रहा है कि जो भूटान का एयरबेस है इस यहां पर अलग अलग फाइटर जेट की डिप्लॉयमेंट के जरिए इन सभी इलाकों को, इन सभी जगह को निशाने पर चीन ने लिया हुआ है। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि पूर्वी लद्दाख में चीन अभी हटने को तैयार नहीं होगा। चलिए भूटान एयरबेस के बारे में बात करते हैं। मेजर जनरल SP सिन्हा, भूटान एयरबेस पर जो चीन की तैयारी है इसे लेकर के स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एयरफोर्स जो है इनिशियल फेज ऑफ द बैटल में वो बैटल विनिंग फैक्टर होता है, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जो आकाश को डोमिनेट करना, आकाश को डोमिनेट करने का फायदा ये होता है कि जो हमारी ट्रुप्स मूवमेंट है ग्राउंड पे वो बहुत आसान हो जाती है, और जो एयर सुप्रीमेसी बहुत जरूरी है इनिशियल फेज ऑफ द बैटल में। तो चाहे भूटान का एयर स्ट्रिप की बात कर रहे हैं या अपनी बाकी एयर स्ट्रिप्स की बात कर रहे हैं, तो हेलो तो जो आप भूटान की बात कर रहे हैं, छबुआ से लेके बाकी लेह तक अपने एयर स्ट्रिप्स की बात कर रहे हैं। अभी देखिए जो एयर चीफ मार्शल है उन्होंने लेह विजिट किया। अभी एयरफोर्स कमांडर्स के बीच में मीटिंग में ये बात पे डिस्कशन चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है। एयरफोर्स की क्षमता है, हमारे जब विंग कमांडर अभिनंदन MiG-21 के साथ F-16 को परास्त कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि जब सुकाई 30 मेजर जनरल SP सिन्हा, आपकी कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो गई है। मेरे ख्याल से एक बार विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी के पास जाना चाहिए। जी बोलें, बख्शी जी बोलें। थैंक यू। मैं ये बता रहा हूं कि हमारे जितने भी लेह से लेके अरुणाचल तक जितने हमारे एयरफील्ड्स हैं विद इन द इंडियन टेरिटरी, सारे के सारे वॉर प्लान्स रेडी हैं एंड सारे चाइनीज बेसिस के ऊपर प्लान रेडी है। सारे पायलट्स को सारी इंफॉर्मेशन है जितनी हम यहाँ दे रहे हैं, एवरीथिंग इज नोन। हमारी तैयारी पूरी है। और हमारे, मैं दोबारा बता देता हूं, सुन लीजिए, दोबारा बताता हूं, हमारा अगर एम है अपनी धरती वापस लेना तो आर्मी को एक्शन करना पड़ेगा, और उस समय हमारा एयरफोर्स उनको सपोर्ट करेगी। एयरफोर्स लड़ाई नहीं जीतती, लड़ाई आर्मी जीतती है, एयरफोर्स सपोर्ट करती है और एयरफोर्स टारगेट डिस्ट्रक्ट करती है। और तब जब सी के ऊपर जब लड़ाई शुरू हो जाएगी तब चाइना की यहाँ पे स्थिति कमजोर हो जाएगी। तो हमारे को ये टाइमिंग का तालमेल देखना होगा। एयर बैटल एंड सी बैटल मस्ट स्टार्ट टुगेदर एंड लैंड बैटल आल्सो एट लेक। ये टाइमिंग हमारा पक्का होना चाहिए। सर आप रहे मेरे साथ में, एक काम कर लेता हूं, मैं हेडलाइंस ले लेता हूं। हेडलाइंस के बाद हम दिखाएंगे कि AWS, भारत की AWS यानी एडवांस विंटर स्टॉकिंग नीति क्या है चीन के खिलाफ। लेकिन उससे पहले किस तरीके से भारत ने अलर्ट, पूरी तरह से भारतीय सेना है, लद्दाख में सर्दियों की तैयारी में जुटी है भारतीय सेना, और लद्दाख में लॉजिस्टिक और एडवांस विंटर स्टॉकिंग की तैयारी की गई है। खास कपड़े, शेल्टर, आर्कटिक टेंट, ईंधन की सप्लाई शुरू हो गई है। पेंगोंग और हॉट स्प्रिंग इलाके से अब तक PLA नहीं हटी है, लेकिन चीन और भारत के बीच सीमा पर तनाव भी तरह टला नहीं है। ऐसे में भारतीय सेना भी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। लद्दाख जैसे मुश्किल हालात में टिके रहने के लिए अपनी तैयारियों को और पुख्ता करने में जुटी है, और सेना को लद्दाख जैसी ऊंचाई वाले माहौल में रहने के लिए खास कपड़े, शेल्टर, आर्कटिक टेंट, ईंधन और बाकी कई तरह के सामान की जरूरत होती है। तो ऐसे में किया क्या जा रहा है? भारतीय सेना लॉजिस्टिक और एडवांस विंटर स्टॉकिंग की तैयारी उसने शुरू कर दी है। चीनी सेना इतनी जल्दी नहीं जा रही, तो हम पूरी तरह से रणनीति के साथ लंबे वक्त की तैयारी कर रहे हैं। राकेश कुमार सिंह मेरे साथ में है क्या? राकेश कुमार सिंह को जोड़ें। चलिए, राकेश कुमार सिंह हमारे साथ में नहीं है, लेकिन रजत राकेश टंडन के पास में चलते हैं। रजत राकेश टंडन, क्या हम ये माने जैसी हम सर्दियों की तैयारी कर रहे हैं तो क्या ये माना जाए कि भारतीय सेना ने भी ये समझा हुआ है कि अभी लंबे समय तक PLA LAC से जाने वाली या मूव करने वाली नहीं है? देखिए, जो घटनाक्रम रहा है उससे साफ है कि फिलहाल चीन ऐसे मानने वाला नहीं है, इसलिए हर चीज की तैयारी की जा रही है। ITBP के जो कंपनियां हैं उसको वहां
तैनात किया जा रहा है, क्योंकि माउंटेन रेंज है, टेम्परेचर बहुत कम रहता है वहां पे, तो लद्दाख स्काउट्स की जो टुकड़ियां हैं उसको वहां तैनात किया जा रहा है। पेंगोंग के लिए स्पेशल कमांडोज वहां भेजे जा रहे हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है। अपाचे चिनूक 24 घंटे राशिद रात में 2 बजे भी एक्सरसाइज लद्दाख और लेह में कर रहे हैं, क्योंकि भारत इस बात को जानता है कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर LAC में चीनी सेना के सामने नहीं खड़ा होगा, चीनी सेना को यह एहसास नहीं होगा कि हिंदुस्तान भी मुकम्मल जवाब दे सकता है, क्योंकि बातचीत से चीन मानने को तैयार नहीं है। आगे सर्दी आने वाली है, बर्फ वहां होती है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो इसकी तैयारी भारत कर रहा है और भारत लगातार, मैं कह रहा हूं, फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहा है, जिससे एक बात क्लियर है कि भारत भी बिना जवाब दिए मानने को राजी नहीं है। ठीक है, तो भारत बिना जवाब दिए मानने को राजी नहीं है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, जल्दी से आपका क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा मैं, बहुत तेजी में। बात बता दूंगा आपको कि देखिए, ऐसा है, जितनी देर हम लगाएंगे, जैसे कारगिल में पाकिस्तानी जम गए थे, उस तरह चीनी जम जाएंगे। हमको अगर विंटर का आपने इंतजार किया, तो अगली विंटर का भी आप इंतजार कर लीजिए 221 की। मैं अभी बता दूं आपको, ये मेरी चेतावनी है, ऑनेस्ट इंडियन की चेतावनी कि ये प्रॉब्लम होगी। और दूसरी बात, ITBP, पैरामिलिट्री और आर्मी को अगर इकट्ठा रखा है, कोऑर्डिनेशन का क्या है? क्या ITBP और पैरामिलिट्री आर्मी कैसे कमांड कंट्रोल में है कि होम मिनिस्ट्री का कमांड एंड कंट्रोल में है? इसका जवाब हमको खुलेआम देना होगा, इसको छुपाना नहीं होगा। ये पिछली की तरह ऐसा नहीं होगा, तभी चाइना अंदर घुसा है, क्योंकि पैरामिलिट्री और आर्मी में कोऑर्डिनेशन नहीं था। ये हमारी गलती है, अंदर की गलती है। ओके, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि कई आमूलचूल परिवर्तन की बात, रेडिकल चेंजेस की आप बात कर रहे थे, जो सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवल या मिलिट्री लेवल की बात नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल विल पावर की भी बात है। इसके बारे में कभी और आपसे लंबी बात मैं करूंगा। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, आपका शुक्रिया, लेकिन रजत राकेश टंडन मेरे साथ में बने